कोई विकल्प नहीं था कि अमेरिका और भारत के रिश्ते आज की तारीख में ब्रेकिंग पॉइंट पर आ गए हैं। भारत को चीन या अमेरिका किसी एक से दोस्ती रखनी ही थी। क्या वाकई में नरेंद्र मोदी की सरकार चीन के सामने झुक गई है? तो ये सारी जो कोशिशें हैं ये एक शत्रु का व्यवहार है। भारत और चीन के रिश्ते कभी भी भारत और पाकिस्तान जैसे पूरी तरीके से शत्रुतापूर्ण नहीं रहे। भारत के हित में है कि भारत चीन के सामने झुक जाए। ऑपरेशन सिंदूर ने वो जो ढोल था उसकी पोल को खोल दिया। इस तरीके से मूर्खतापूर्ण पत्रकारिता उन लोगों ने की है, उससे भी भारत और चीन के रिश्तों को नुकसान पहुंचा है। सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे उसी चीन के सामने अब क्या भारत झुकता हुआ नजर आ रहा है। चीन के विदेश मंत्री दिल्ली आते हैं, मोदी से लेकर डोभाल तक से मुलाकात करते हैं, समझौते होते हैं और खबर उड़ती है कि चीन हमें रेयर अर्थ के खनिज देगा। लेकिन अगले ही पल बीजिंग से सफाई आ जाती है, हमें कुछ जानकारी नहीं है, हमें कुछ मालूम नहीं है। और फिर वही वांग यी काबुल पहुंच जाते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ CPEC का नया ताना बाना बुनने। याद रखिए, ये CPEC भारत की संप्रभुता को चोट पहुंचाता है, क्योंकि ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है। भारत इसको लेकर लगातार चिंताएं भी जाहिर करता रहता है। दूसरी तरफ नेपाल भी भारत से नाराज। लिपुलेख पर व्यापार शुरू करने की बात होते ही नेपाल ने ऐलान कर दिया, ये इलाका हमारा है। यानी एक साथ चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अब नेपाल, चारों तरफ से घेराबंदी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है, आखिर मोदी चीन के सामने क्या झुक रहे हैं? क्यों झुक रहे हैं? क्या अमेरिका के दबाव से बचने के लिए मोदी चीन की गोद में जाकर बैठ रहे हैं, या फिर विदेश नीति वाकई आसमान से गिरे खजूर पैट के जैसी हो गई है? नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यनिधि का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं और वो आपको बताएंगे कि क्या मोदी झुक रहे हैं, और झुक रहे हैं तो क्या कारण है। आशुतोष बिल्कुल अंकुर, मुझे लगता है कि जो सवाल आपने खड़ा किया है ये सवाल उस बड़े पैमाने पर डिबेट नहीं हुई जिस पर डिबेट वाकई में होनी चाहिए। दो तीन चीजें। पहली बात, इसमें कोई शंका नहीं है कि भारत के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था कि वो चीन के से बातचीत करे, चीन के सामने कुछ ऐसी पेशकश करे जिससे कि चीन की जो नाराजगी है या गुस्सा या जो कुछ भी उसका शत्रुतापूर्ण व्यवहार है उसमें कमी आए। और इसके लिए सबसे बड़ा कारण यह है कि अमेरिका का जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसने जिस तरीके से भारत के साथ व्यवहार करने की कोशिश की, बर्ताव करने की कोशिश की। पहले उसने 25% का टैरिफ लगा दिया, उसके बाद उसने रूस से ऑयल लेने पर 25% की एक्स्ट्रा पेनल्टी टैरिफ लगाने की धमकी दी। और जो 27 अगस्त से जो लग सकता है अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो। हालांकि ट्रंप ने इस बात की भी संकेत दिए हैं जो उन्होंने पुतिन से मुलाकात के बाद, कि इस बारे में अमेरिका दोबारा भी सोच सकता है और हो सकता है जो 25% का जो एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाने की बात की जा रही है रूस से ऑयल लेने की एवज में, वो शायद ना करे। तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से हमारा बैकग्राउंड है। ये बात मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि भारत ने पिछले सालों में, खासतौर पर नरेंद्र मोदी ने, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने और बल्कि पहली बार जब वो राष्ट्रपति बने थे उस वक्त पूरी कोशिश की थी कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक बेहतरी आए। और इसी के संदर्भ में उन्होंने कई प्रोग्राम भी किए थे जहां वो विवादास्पद हुआ था जब वो हाउडी मोदी की बात कर रहे थे या फिर वोट पर ट्रंप की बात कर रहे थे। लेकिन ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद जिस तरीके का रुख अख्तियार किया है उससे ये साफ हो गया है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते आज की तारीख में ब्रेकिंग पॉइंट पर आ गए हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जो अमेरिका की एक बहुत ही मशहूर और पॉलिटिशियन है, हालांकि वो ट्रंप की क्रिटिक हैं, निक हैली ने यह बात कही कि भारत और अमेरिका के रिश्ते ब्रेकिंग पॉइंट पर आ गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए कि हम भारत को चीन की जो एडवर्सरी है उसको इस तरीके से करें कि ताकि वो चीन के खाते में चला जाए। ये स्थिति है। अब उसके बाद भारत के पास कोई विकल्प बचता नहीं था। भारत को चीन या अमेरिका किसी एक से दोस्ती रखनी ही थी। अमेरिका ने एक तरीके से उसको जब अपना दोस्त मानने से इनकार कर दिया तो भारत के पास चीन के पास जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये कि कुछ लोगों की जो आलोचना है कि भाई ये वही चीन था जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान को न केवल हथियार दिया बल्कि भारत को कमजोर करने के लिए उस जंग में पूरी मदद भी उनकी की, जिसके सबूत भी, जिसके बारे में लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने यह कहा था कि भारत एक सीमा पर दो शत्रुओं से लड़ रहा है। दूसरा, इसके पहले गलवान घाटी के अंदर भी चीनी सेनाओं के साथ हमारे सैनिकों की मुठभेड़ हुई थी और उसमें कई भारतीय सैनिकों की जानें गई थी। और ये भी है कि चीन ने भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा भी कर लिया है, जहां भारत पहले पेट्रोलिंग करता था, अब वो पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहा। तो इस तरीके के शत्रुता के बाद अगर भारत चीन के पास दोबारा जाता है तो फिर ये सवाल उठना लाजमी है, क्या वाकई में नरेंद्र मोदी की सरकार चीन के सामने झुक गई है? क्या वो नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो उसने चीन को शत्रु मानना बंद कर दिया है? क्या चीन पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने विश्वास करना शुरू कर दिया है? क्योंकि मामला सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे बिल्कुल साफ लगता था कि चीन भारत की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाना चाहता था। पहली चीज थी जब उसने रेयर अर्थ मेटल मैग्नेट पर एक तरीके का प्रतिबंध लगा दिया और उसकी वजह से भारत का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की ऑटो इंडस्ट्री थी उसमें हाहाकार मच गया, वहां हालत बहुत खराब हो गई। राजीव बजाज जैसे जो दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी चलाते हैं, उन्होंने कहा कि हमारा प्रोडक्शन ठप पड़ गया।
दूसरा, जो यूरिया और डीएपी के सप्लाई को लेकर जो रॉ मटेरियल आता था चाइना से, उस पर भी एक बैन लगा दिया। जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो इस वक्त डीएपी को लेकर यूरिया की शॉर्टेज इस वक्त देश के अंदर है और लोगों को हैरानी होनी चाहिए कि जो यूरिया की दुकानें हैं उनके सामने बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं और ब्लैक मार्केटिंग जबरदस्त तरीके से हो रही है, क्योंकि इस बार का जो मानसून है वो पहले सालों की तुलना में मानसून बहुत अच्छा था और खरीफ की फसल के लिए जिस तरीके से यूरिया और डीएपी की जरूरत थी वो आज की तारीख में नहीं मिल रहा, शॉर्ट सप्लाई में। और उस शॉर्ट सप्लाई का सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि चीन से जो हमको यूरिया मिलता था या फर्टिलाइजर मिलता था वो नहीं मिल रहा। तो ये जो क्राइसिस है जो हमारी खेती किसानी को नुकसान पहुंचा सकता है, ये भी एक तरीके से चीन का दिया हुआ है। तो वो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री को चौपट करना चाहता है, वो आपकी खेती किसानी को चौपट करना चाहता था और साथ ही साथ वो फॉक्सकॉन जैसी कंपनी में अपने इंजीनियर्स को वापस बुला रहा। तो ये सारी जो कोशिशें हैं ये एक शत्रु का व्यवहार है, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले दिनों चीन के विदेश मंत्री भारत आए और उन्होंने सब लोगों से मुलाकात की और कुछ अच्छी बातें की गई। ये कहा गया कि हम कई ऐसे बिंदु हैं जहां पर हम अपने व्यापार के दरवाजे खोल देंगे, व्यापार आना जो आबाद गति से चलना शुरू हो जाएगा। ये क्यों है? ये इसीलिए है क्योंकि भारत आज की तारीख में दोनों महाशत्रुओं से या दोनों सुपर पावर से महाशत्रुओं से वो दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये उसकी मजबूरी है, विदेश नीति की मजबूरी है कि या तो अमेरिका के साथ रहे या तो चीन के साथ रहे। और चूंकि अमेरिका का पूरा व्यवहार रुख जो है वो शत्रुतापूर्ण साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, इसलिए भारत के पास कोई विकल्प नहीं है कि वो चीन के पास जाए और अपनी जो पुरानी जो शत्रुता है उसको भुलाए और ये भारत के हित में भी है। आशुतोष सर, एक बात ये होती है कि दुश्मन का दुश्मन तो आपका मित्र हो जाता है, लेकिन आपका खुद ही वो दुश्मन है तो आपका मित्र कैसे हो सकता है? क्योंकि जब वो वांग यी भारत में थे तभी उन्होंने फैला दिया कि भारत ने कहा कि ताइवान चीन का है। उनकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता बोली कि हमें पता नहीं कि रेयर अर्थ खनिज वाला मामला क्या चल रहा है। और उसके बाद क्या ट्रंप को दिखाने के लिए ही अपने दोस्त को गले लगाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर खंजर पीछे लगेगा भारत के? चीन की एक खास आदत है, चीन के यहाँ एक सिद्धांत चलता है कि शत्रु को युद्ध शुरू होने के पहले ही हरा दिया जाए। और चीन का ये इतिहास रहा है, चीन ने कोई बहुत लंबे चौड़े जंग नहीं लड़ी, कभी लंबी चौड़ी युद्ध नहीं लड़े और दूसरों के युद्ध में वो टांग भी नहीं फंसा, ऐसा भी उसका इतिहास है। चीन युद्ध को और युद्ध की पूर्व शांति को अपने शत्रुओं को नेगोशिएटिंग टेबल पर लाने के लिए करता है, उसका इस्तेमाल करता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि 1962 की लड़ाई में चीन ने भारत के बहुत बड़े भाग पर, यहाँ तक कि असम के भी बड़े हिस्से पर कब्जा कर दिया और उसके बाद उसने सीजफायर घोषित कर दिया और वापस लौट गया। तो हेनरी किसिंजर ने माओ से पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया? आप तो भारत के बड़े भूभाग पे कब्जा कर सकते थे, तो फिर आपकी जंग लड़ने का मकसद क्या था? तो माओ ने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि भारत को हम नेगोशिएटिंग टेबल पे ले आए और वो हमारा मकसद पूरा हो गया। वो भारत को नेगोशिएटिंग टेबल पे ले आए। उसके बाद से भारत और चीन के बीच में सीमा के विवाद लगातार है, लेकिन भारत और चीन के रिश्ते कभी भी भारत और पाकिस्तान जैसे पूरी तरीके से शत्रुतापूर्ण नहीं रहे। और 62 की लड़ाई के बाद कभी भारत और चीन के बीच में कोई जंग भी नहीं हुई। सीमा पर कई बार ऐसे हादसे हुए हैं जहां पर उन्होंने एक दूसरे के सैनिकों का खून बहाया है और लोगों की जानें गई, लेकिन कभी जंग की नौबत नहीं। गैलवान गैलवान उस वक्त की सबसे बड़ी घटना या खबर थी। तो चीन की पूरी कोशिश ये है, मुझे ऐसा लगता है कि उसने पाकिस्तान की मदद करके ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को बहुत तगड़ा संदेश दिया कि देखो हम क्या कर सकते हैं और इसलिए तुम अगर हमसे दुश्मनी रखोगे तो चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को डिस्टेबलाइज कर सकता है और भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसी बीच चूंकि अमेरिका ने भारत के साथ शत्रुता का व्यवहार किया, तो ये बात भारत की विदेश नीति के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है कि अगर आपका शत्रु बहुत पावरफुल हो, जैसा कि चाणक्य भी कहते हैं, जैसा कि तमाम महाभारत के अंदर जब युधिष्ठिर बात करते हैं भीष्म पितामह से, तो भीष्म पितामह भी कहते हैं कि भाई जो युद्ध नीति है वो तो यही है कि अगर आपका शत्रु बहुत पावरफुल है तो फिर आप उससे झगड़े मत करिए, उससे आप संधि कर लीजिए, उसको अपना बनाने की कोशिश करिए और जब आप उससे ज्यादा पावरफुल हो जाए तब फिर आप उसको हराने की कोशिश करिए। तो उसका नतीजा ये है कि भारत चीन के पास जा रहा है। दूसरी बात जो जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर भारत चीन के साथ रहेगा तो भारत का जो सीमा पे जो संघर्ष है उसमें कमी आएगी, शिथिलता आएगी और अगर संघर्ष जारी रहेगा तो भारत को भी अपने $बिलियन मतलब करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने पड़ेंगे अपनी सीमा पर तैनाती को लेकर, साथ ही साथ सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप को लेकर। और उसमें आप जरा सी ढिलाई करेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो आप चीन को न्यूट्रलाइज करते हैं और अगर आप चीन को न्यूट्रलाइज करते हैं तो चीन का दबाव पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ेगा, तो वो पाकिस्तान पर भी दबाव डाल के चीन के माध्यम से पाकिस्तान को भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और तीसरा, जो रूस पिछले दिनों भारत से रूसता हुआ दिखाई पड़ा है उसको भी हम साथ लेके चल सकते हैं। तो ये पूरा भारत की सीमा से जुड़े हुए चीन, पाकिस्तान और बगल में रूस, इन तीनों में जो हमारे करीबी दोस्त हैं, जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मान लीजिए अगर अमेरिका अफगानिस्तान का इस्तेमाल करता है किसी वजह से स्ट्रेटेजिकली चीन को न्यूट्रलाइज करने के लिए या चीन को वो करने के लिए, तो उसका